Welcome to Shine Study Point. I am here to provide you the video about the MCQ questions for the science chapter of class 8th, and I have included chapter 13, 14 and 15 of NCERT. Okay, so let's get started with the question number 1. Question number 1 here. If the amplitude of sound becomes thrice, then the loudness of the sound increases by a factor of what? So here आप सबको यहाँ पे रिलेशन पता होना चाहिए लाउडनेस और एम्पलीट्यूड के बीच में. ठीक है, 1 minute आई विल शो यू. Okay, now loudness is directly proportional to amplitude का square. Sorry, in this question amplitude कितना है? The amplitude of sound becomes thrice. ठीक है, जब एम्पलीट्यूड आपका थ्राइस हो जाएगा तो आपसे लाउडनेस पूछ रहे हैं कि वो किस फैक्टर से इंक्रीज़ होगा. ठीक है, तो आपको यहाँ पे एल डैश बताना है. अब यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो जब आप इसको नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे तो यहाँ पे ये आपका 9a² हो जाएगा. तो आप a के बाद कोफिशिएंट देखिए 9 है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा. ठीक है, आई जस्ट चेंज द कलर 1 minute so that it will be clearly visible to you. Now moving to the question number 2. The question number 2 says the device is used to test whether an object is carrying charge or not is called. So आप सबको पता होना चाहिए कि जब चार्ज कैरी करता है या नहीं करता है कोई डिवाइस, तो हम उसके लिए इलेक्ट्रोस्कोप यूज़ करते हैं. तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा. ठीक है स्टूडेंट्स. क्वेश्चन नंबर 3. साउंड कैन ट्रैवल थ्रू. साउंड किससे ट्रैवल कर सकता है? तो साउंड हमेशा याद रखिए तीनों मीडियम से साउंड ट्रैवल करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तीनों से ट्रैवल करता है. ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. हायर द फ्रिक्वेंसी ऑफ अ वाइब्रेशन एंड डैश इज़ द पिच एंड डैश इज़ द साउंड. तो इसमें आप क्वेश्चन कोशिश करिए सॉल्व करने की इसको. यहाँ पे आप इसमें रिलेशन ध्यान रखिए. देखिए, फ्रीक्वेंसी और पिच हमेशा याद रखिएगा कि जो फ्रीक्वेंसी होती है और पिच होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, पिच बढ़ेगी, और जब पिच ज़्यादा होती है ना तो श्रिल होती है वॉइस. ठीक है, तो यहाँ इस केस में हायर द फ्रीक्वेंसी, सो अभी मैंने आपको बताया हायर विल बी द पिच. सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा. ठीक है, ए विल बी द करेक्ट आंसर. Moving to the question number 5. The SI unit of frequency is, SI unit is hertz. This is very easy, but you all should remember the units in each chapter of your science. Okay. Question number 6. A pendulum oscillates 40 times in 4 seconds. Find its frequency and time period. सो व्हाट विल यू डू इन दिस केस? आपको यहाँ पे फॉर्मूला पता होना चाहिए फ्रिक्वेंसी और टाइम पीरियड का. देखिए, फ्रिक्वेंसी क्या होती है कि कितना ऑसिलेट, कितने ऑसिलेशंस कंप्लीट हुए पर सेकेंड. ओके, तो फ्रिक्वेंसी का एक फॉर्मूला होता है, आपको वो याद रखना है. फ्रिक्वेंसी नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस डिवाइड बाय टाइम. ठीक है, अब यहाँ पे ऑसिलेशंस कितने हैं? 40, और टाइम कितना है? 4 सेकेंड्स. ठीक है, तो आपके जो फ्रिक्वेंसी हो जाएगी वो 10 हर्ट्ज़. तो आप ऑप्शन में देखिए 10 हर्ट्ज़ किस में है. फर्स्ट क्वेश्चन आपका फर्स्ट पार्ट फ्रिक्वेंसी पूछा है, तो बी ऑप्शन सही होगा इसमें. देखो, आपने पहला निकाला, पहला ही सही मिल गया, तो आपको सेकंड एग्ज़ाम टाइम में सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको टाइम पीरियड का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए. ठीक है, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आप अपने नोटबुक में लिख सकते हैं. ये वीडियो देखते टाइम यू कैन यूज़ हैव योर नोटबुक विद यू सो दैट यू कैन राइट. और इसका PDF आप टेलीग्राम
चैनल से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. 1/f. So here 1/10 is equal to 0.1. Then which part of the ढोलक vibrate to produce sound? तो जब वाइब्रेशन होता है ढोलक में वो स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की वजह से होता है, तो यहाँ पे आपका बी पार्ट सही हो जाएगा. होल्स फ्लूट में होता है, ध्यान रखिएगा. स्ट्रेच्ड वायर्स गिटार में होता है. क्वेश्चन नंबर 8. टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड. अब ऑब्जेक्ट ने वन ऑसिलेशन कंप्लीट किया है तो आप उस टाइम को क्या कहेंगे? उस टाइम को आप कहेंगे टाइम पीरियड. देखिए आपको ना इस चैप्टर की जितनी भी साउंड चैप्टर की डेफिनेशंस हैं बाय हार्ट आपको पता होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए उसकी, ठीक है. अब फ्रीक्वेंसी और पिच का रिलेशन मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि फ्रीक्वेंसी और पिच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं. तो इस केस में क्या हो गया कि जो आपकी पिच है फ्रीक्वेंसी कम हुई तो पिच भी क्या होगी? सब जल्दी से कमेंट करके बताइए, ज़्यादा होगी या कम होगी? यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा, कम होगी, ठीक है. व्हाट आर द 2 इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. साउंड की 2 इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ जो हैं, साउंड जब ट्रैवल करती है तो उसमें ये बहुत इम्पॉर्टेंट मैटर करता है कि वो कितनी दूरी तक गया है, एम्पलीट्यूड इसका क्या है. देखो जो साउंड ट्रैवल करती है ना उसका 1 मिनट, यहाँ पे जो साउंड आपका ट्रैवल करेगा ना इस ये 1 मिनट, आई जस्ट सेलेक्ट द पेन like this is the pattern for the sound, okay. और यहाँ पे ये जितना ऊपर तक पहुँचेगा वो आपका एम्पलीट्यूड होगा, ओके. तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड बहुत मैटर करता है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा. नाउ द एसआई यूनिट ऑफ क्वेश्चन नंबर 11, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज, तो आपको ये याद रखना है कूलम. ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा, कूलम इज द unit. Now moving to the question number 12. An atom consists of electron, protons and neutrons. Which of these particles are directly involved in the flow of electricity? So always remember that कि flow of electrons को ही electricity कहा जाता है. अभी आपका क्योंकि 9th का एंट्रेंस देखना है, अभी आपके लिए इतना जानना भी काफ़ी है. आप इसकी जो डिटेल्स हैं वो फुल आप हायर 9th क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है. अभी आपको इतना फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा. क्लियर. नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 13. 1 minute. Most liquid that conduct electricity are a solution of. Try to answer this question and write in the comment box. जितने भी लिक्विड ज़्यादातर आपके इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं उसमें दोनों इंक्लूड होते हैं, याद रखिएगा, एसिड एंड बेस. इस 8th क्लास के साइंस बुक में केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर है, आपको उसमें एसिड और बेस का सॉल्यूशन ही आपने लिया है और उसमें आपने चेंज देखा है जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, ठीक है. तो आपको उसका एप्लीकेशन उस चैप्टर में देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा. नाउ द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ सॉल्यूशन कॉजेज. क्वेश्चन नंबर 14. यहाँ पे आपका सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है तो वो क्या शो कर रहा है? यहाँ पे वो केमिकल इफेक्ट शो करेगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ पे. क्वेश्चन नंबर 15. द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन एनी अदर मेटेलिक ऑब्जेक्ट बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज. उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? जब एक मेटल का दूसरे मेटल पे डिपॉजिट हो जाता है तो हम उसको कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग. तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है. अब आपने देखा होगा जितनी आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती हैं ज़्यादातर, तो उसमें क्या होता है, उसमें सिल्वर या गोल्ड का प्लेटिंग हो जाता है, ठीक है. दूर से देखकर आप नहीं पहचान सकते कि वो आपका गोल्ड है या आर्टिफिशियल है. यहाँ पे मैंने कलर चेंज इसका, इट विल बी फाइन नाउ, ओके. ऑप्शन नंबर डी. विच ऑफ दीज इज़ पॉजिटिवली चार्ज. देखिए
पॉजिटिवली चार्ज हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा, प्रोटॉन्स पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है, और जो न्यूट्रॉन्स होता है वो न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता। तो पॉजिटिव चार्ज किस पे हुआ? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, प्रोटॉन पे हुआ। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज़ करंट? करंट अभी मैंने बताया ना, कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यहाँ पे। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 18, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम, इलेक्ट्रॉन देखिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, ठीक है, तो नेगेटिव है तो नेगेटिवली चार्ज बॉडी से ही तो फ्लो होगा वो, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, फ्लोज फ्रॉम नेगेटिवली चार्ज बॉडी टू द पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 19, मैग्नेट अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट मेड फ्रॉम, देखो मेटल की जो थिंग्स होंगी ना, मैग्नेट उसी को अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे आपका आयरन, स्टील, कॉपर, गोल्ड, वुड, प्लास्टिक, इसमें आप कमेंट करके आंसर करिए मुझे जल्दी कि किससे मैग्नेट अट्रैक्ट करेगा। सो यहाँ पे मैंने आपको बताया ना, मेटल जो गोल्ड है, गोल्ड इज ऑल्सो अ मेटल बट इट इज़ वेरी लेस रिएक्टिव मेटल, ओके। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ओके। And you can perform this activity at your home also, ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, वन मिनट, ओके। क्वेश्चन नंबर 20, हाउ कैन वी चेक करंट, हम कैसे, ज़्यादातर घर में अगर कहीं पे मतलब आपने कुछ हुआ, करंट फील हुआ, तो सबसे पहला स्टेप आप क्या लेंगे? आप टेस्टर यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है, बी इज़ द करेक्ट आंसर। देन मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 21, इफ़ यू पास इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, then copper gets deposited on the plate connected to the dash terminal of the battery। देखिए कॉपर सल्फेट, कॉपर गेट्स डिपॉजिटेड, कॉपर पे, कॉपर इज अ मेटल, तो उस पर कौन सा चार्ज होगा? कॉपर पे होगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव की तरफ भी तो अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, क्लियर। Now moving to the question number 22, electric charge produced by rubbing is called dash charges। तो जो रबिंग से जो इलेक्ट्रिक चार्ज बनता है दैट इज स्टैटिक चार्ज, ओके। क्वेश्चन नंबर 23, it is a convention to call the charge acquired by a glass rod when it is rubbed with silk as, तो उसमें जो चार्ज आपका सिल्क पर आएगा वो आपका पॉजिटिव चार्ज होगा, फाइन। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 24, डैश इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज फ्रॉम अ चार्ज ऑब्जेक्ट टू द अर्थ। देखिए ज़्यादातर जो फ्लैट्स होते हैं, बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, उनमें ये प्रोसेस होता है कि बाय चांस, क्योंकि वो बहुत लो राइज तो नहीं होती, हाई राइज बिल्डिंग्स होती हैं, बादल कर बिजली कड़की और डर होता है कि बिजली ना गिर जाए, तो बाय चांस अगर ऐसा कभी हो तो क्या होगा, वहाँ पे एक जो पोल लगाया जाता है, मेटलिक पोल होता है टेरेस के ऊपर, और वो कनेक्शन उसका नीचे अर्थ तक होता है, वहाँ एक कॉपर प्लेट होती है ज़मीन के अंदर, और वो उस पर चार्ज चला जाता है, तो कोई भी हार्म डैमेज होने से बच जाते हैं, तो उस प्रोसेस को हम अर्थिंग कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 में। नेक्स्ट question number 25, if you like the video so please subscribe and share it with your friends, and also like the video if you find it relevant, and to motivate motivate me so that I will make other videos for your benefit, okay। So this process is called earthing। Question number 25,
डैश प्रोटेक्ट्स बिल्डिंग फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ लाइटिंग, तो उसको क्या कहेंगे? वो जो भी मैंने आपको समझाया, जो पोल लगा के और ज़मीन में नीचे कॉपर प्लेट लगाएंगे उसे हम बोलेंगे लाइटनिंग कंडक्टर, क्योंकि जो लाइटनिंग हुई है उसके जो चार्जेस अगर फ्लो हो जाएंगे तो वो आपके उस रॉड के थ्रू ज़मीन के नीचे चले जाएंगे अर्थ में, ठीक है। सो दिस इज़ इलेक्ट्रो earthing process. Now lightning conductor. 25 question. Question number 26. The earthquake measuring dash on Richter scale can cause severe damage to life and property. तो हमेशा ध्यान रखिए, देखिए रिचर स्केल आपको इसमें 2 पॉइंट पता चल रहा है। रिचर स्केल अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए यूज़ होगा, और अगर 7 और 7 से वैल्यू ज़्यादा है तो मतलब हाईली डैमेज होगा लाइफ और प्रॉपर्टी से, और अगर वैल्यूज़ हैं तो इतना डैमेज नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्लियर? ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट हियर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 27, अर्थक्वेक कैन बी प्रेडिक्टेड इन एडवांस। देखिए अभी जो सैटेलाइट्स के थ्रू हमें इंफॉर्मेशन मिलती है मेजरोलॉजिकल डिपार्टमेंट से, लेकिन हम एग्जैक्ट टाइम नहीं बता सकते, ठीक है। तो यहाँ पे आपका can be predicted in advance? No, it cannot be predicted. Now question number 28. A crackling sound is heard while taking off a sweater during winter. What is the cause of that? So the cause is friction. देखिए आप रबिंग की वजह से फ्रिक्शन होता है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन होगा, इसीलिए चार्जेस आए हैं, और ये चीज़ ड्राई थिंग में होगी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 29. स्टेट्स वेयर अर्थक्वेक स्ट्राइक आर, सबसे ज़्यादा जहाँ पे अर्थक्वेक आता है वो आप बताइए कहाँ आएगा? ऑप्शंस आप देखिए एंड कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं। देखिए आपको लर्न ही करना पड़ेगा। गुजरात, असम, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट हेयर। गुजरात, असम, जम्मू एंड कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 30, द साउंड फ्रिक्वेंसी नॉट सुटेबल टू ह्यूमन ईयर इज़, इट इज़ 19 हर्ट्ज़, क्योंकि ह्यूमन ईयर 20 हर्ट्ज़ टू 20,000 हर्ट्ज़ ही सुन सकते हैं हम, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक इट then please share, subscribe to our channel, and you can download the PDF from the Telegram channel. Thank you so much. Bye bye.